Assalamu alaikum. I am Dr. Fashfa Khan Tareen, and the topic today I am going to discuss is the drugs acting on ANS, in which I will discuss in detail cholinergic antagonists. Cholinergic agonists पहले डिस्कस हो चुका था, जिनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहा जाता है, यानी कि एगोनिस्ट हैं तो मिमिक करेंगे रिसेप्टर्स के एक्शन को, और ये एंटेगोनिस्ट हैं तो इनको पैरासिम्पैथोलिटिक्स कहा जाएगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर वो एंटेगोनाइज करेंगे। लाइसिस इसिलिटिक्स इसलिए कहा गया है। ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पर एक्ट करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे और उनके एक्शन को, उन रिसेप्टर्स के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, तो इसीलिए इनको कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट कहा गया। क्लासीफाई हुए हैं ये 3 क्लासेस में: एंटी मस्कारिनिक एजेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इनको फर्दर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। एंटी मस्कारिनिक एजेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, ये मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे और उनको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसमें आ जाता है एट्रोपिन। एट्रोपिन बेलाडोना से ऑब्टेन किया हुआ एल्कलाइड है। ये एसिटाइल कोलिन के साथ compete करेगा उस रिसेप्टर पर, मस्कारिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करने के लिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 आवर्स है, एक्सेप्ट ऑफ आई, यानी आई में अगर ऑइंटमेंट या जो क्रीम के तौर पर हम यूज़ करते हैं उसमें इसका ड्यूरेशन का ड्रॉप के तौर पर, ऑइंटमेंट के ड्रॉप में, तो ड्यूरेशन इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। फार्माकोडायनामिक एक्शन, आई में ये मिड्रियासिस काज करता है। मिड्रियासिस मींस के डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, साइक्लोप्लेजिया काज करता है। साइक्लोप्लेजिया मींस के अनरिस्पॉन्सिव साइक्लोप्लेजिया मींस के इनएबिलिटी टू फोकस। ठीक है, एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट, यानी लाइट को ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ ग्लाकोमा इट काजेज इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। ग्लाकोमा में वैसे ही इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मज़ीद इंक्रीज़ करेगा, डेंजरस लेवल तक पहुंचा देगा। जीआईटी पर एंटी स्पाज्मोटिक एक्टिविटी काज करता है, उसकी स्पाज्म को कम कर देगा। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। यूरिनरी सिस्टम में रिड्यूसेस हाइपरमोटिलिटी, यानी कि ये यूरिनरी रिटेंशन काज करता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के केस में हमने देखा था कि ज़्यादातर वो यूरिनरी अर्जेंसी काज करते थे, उनके यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते थे। यहाँ ये ऑपोजिट इफ़ेक्ट होगा, ये रिड्यूस करेंगे उनकी एक्टिविटी को और यूरिनरी रिटेंशन काज करेंगे। सीवीएस में लो डोज पर ये ब्रेडिकार्डिया काज करते हैं और हाई डोज पर ये टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज़ इन हार्ट रेट काज करते हैं। अब हाई डोज इसकी 1 मिलीग्राम है, यानी मैक्सिमम हाई डोज इसकी 1 मिलीग्राम है, और नॉर्मली इसकी डोज जो यूज़ होती है वो आगे हम देखेंगे 0.5 इस तरह से यूज़ होती है। एक्सोक्राइन सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को ये इनहिबिट कर देगा। यूज़ इसका क्या है, आई में जैसे हम देख चुके हैं, मिड्रियासिस काज करेगा, डायलेशन काज करेगा प्यूपिल की, साइक्लोप्लेजिया काज करेगा, और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर्स को मेजर करेगा। ठीक है, यानी ब्लेंडिंग की वजह, लाइट की ब्लेंडिंग की वजह से आई में जो एरर जो वो होंगे उसको ट्रीट करेगा ये, लाइट की ब्लेंडिंग की वजह से। एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं कि ये जीआईटी और ब्लैडर को रिलैक्स करता है, उनकी मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। इट इज़ यूज एज एन एंटीडोट फॉर ओवर डोजेज ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे, उनकी अगर ओवर डोजेज हो जाएगी तो ये एट्रोपिन एंटीडोट के तौर पर एक्ट करेगा, उनके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर देगा। एंटी सिक्रीटरी एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये सिक्रीशंस को ब्लॉक करता है बिफोर सर्जरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर सिक्रीशंस तंग कर रही हों तो। फार्माकोकाइनेटिक्स, एट्रोपिन रेडिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेटाबोलाइज बहुत कम होगा, यूरिन में एलिमिनेट हो जाएगा, हाफ लाइफ इसकी 4 आवर्स है। ठीक है, और इसके अलावा ये इंट्रावीनस भी दिया जाता है इंजेक्शन के तौर पर। एडीआर जिसके क्या हैं, ड्राई माउथ, ब्लड विजन इतनी क्लियर नहीं होगी, सैंडी आइज़, टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन। सीएनएस में भी ये अफेक्ट शो करेगा, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम, जिसकी वजह से डिप्रेशन होगा, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोलैप्स भी हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। अब ओल्डर पीपल में
ये ग्लाकोमा का अटैक भी काज कर सकता है, क्योंकि ये वैसे ही इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। और यूरिनरी रिटेंशन हम पढ़ चुके हैं कि ये मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। ब्रांड, जिस ब्रांड में एट्रोपिन अवेलेबल है, एक तो एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट के नाम से अवेलेबल है 1% 3.5 ग्राम, और इसके अलावा एट्रोपिन इंजेक्शन एज इट इज़ एट्रोपिन के नाम से अवेलेबल है 1000 माइक्रोग्राम, जिसमें 100 एम्प्यूल होते हैं 1 ml के। नेक्स्ट ड्रग एंटी मस्कारेनिक एजेंट का है स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन भी बेलाडोना अल्कलाइड है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका और CNS पर जो इसका एक्शन है वो एट्रोपिन से ज़्यादा है। फार्माकोडायनामिक एक्शन, CNS पर सिडेशन काज करेगा, लेकिन हाई डोज पर एक्साइटमेंट काज करेगा। एट्रोपिन के केस में भी हम पढ़ चुके थे कि ये हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम वगैरह काज करता है। थेराप्यूटिक यूज़, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, ठीक है, यानी रिटेंशन काज करेगा यूरिन में, यूरिनरी रिटेंशन, तो इस वजह से मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए भी स्कोपोलामिन यूज़ किया जा सकता है। इट ब्लॉक्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। इन ऑब्स्टेट्रिक्स इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एमनीजिया एंड सिडेशन। ऑब्स्टेट्रिक्स मीन्स के प्रेगनेंसी के केस में, डिलीवरी के केस में, तो ये सिडेशन काज करेगा। नेक्स्ट क्लास इज़ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। एज द नेम सजेस्ट, ये गैंग्लिया पर एक्ट करेंगे। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के गैंग्लिया पर एक्ट करते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इसमें जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो है निकोटीन, कंपोनेंट ऑफ सिगरेट है, ठीक है। फार्माकोडायनामिक एक्शन, ये ब्लड प्रेशर में इंक्रीज़ काज करता है, कार्डिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है, पेरिस्टल्सिस, GIT में जो पेरिस्टल्सिस होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, वहाँ की GIT की सिक्रीशंस को इंक्रीज़ कर देता है। हाई डोज पर जब निकोटीन लेंगे तो ये ब्लड प्रेशर लो करेगा, गिर जाएगा, एंड और GIT और ब्लैडर की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, सीज हो जाएगी। थेराप्यूटिक यूज़, एज सच इसका और कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये स्मोकिंग डेटरेंट या स्मोकिंग सेजेशन में भी यूज़ होता है। ब्रांड एंड डोज, ब्रांड न्यूकिक के तौर पर, च्यूइंग गम के तौर पर 2 मिलीग्राम ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लास इज़ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में एज द नेम सजेस्ट ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्ट करेगा, यानी कि नर्व और एफेक्टर की एंडिंग पर, और उनकी इम्पल्सेस को, उनकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देगा। फर्दर आगे ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, डीपोलराइजिंग एजेंट्स और नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, ठीक है। डीपोलराइजिंग एजेंट्स, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स जिनको कम्पिटिटिव भी कहा जाता है। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स एसिटाइल कोलिन के साथ इसमें आ जाते हैं, ट्यूबोक्यूरारिन एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करने के लिए, और इसीलिए इनको कम्पिटिटिव कहा जाता है, ठीक है। एसिटाइल के साथ compete करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए। मैकेनिज़्म इसका क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं और जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देते हैं लो डोज पर, ठीक है। हाई डोज पर ये फर्दर उसकी वीकनिंग काज कर देंगे और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को फर्दर जो है वो वीक कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि उस डीपोलराइजेशन से और उस न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की वीकनिंग से पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। इनके अफेक्ट को, यानी ये जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, इनके अफेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी वो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे, फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करते थे और एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करते थे, तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन हो जाता था, एक्शन बढ़ जाता था, एसिटाइल कोलिन डिग्रेड नहीं होता था और वो कोलिनर्जिक एक्शन शो करता था। तो जब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन अपना एक्शन शो करेगा, और इसी तरह वो जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं, यानी ट्यूबोक्यूरारिन जो कि कम्पीट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन के साथ, उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए, तो उसका एक्शन कम हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन का एक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ ये लो डोज पर होगा, ठीक है। हाई डोज पर तो वो वैसे ही वो पैरालिसिस जो है वो काज कर चुका है।
वो मसल्स जो कि इन नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स के साथ के ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, यानी या पहले अफेक्ट होते हैं, वो हैं आई के, फेस के, फिर उसके बाद आते हैं फिंगर्स के और हैंड एंड फीट के, लिम्ब्स के, नेक और ट्रंक मसल्स फिर बाद में आते हैं, और इंटरकॉस्टल मसल्स मींस के रिब के अंदर जो मसल्स होते हैं, और आखिर में जो ये एक्ट करेंगे ये डायाफ्राम के मसल्स पर एक्ट करेंगे, ठीक है, यानी जो डायाफ्राम के मसल्स हैं उन पर एक्ट करेंगे। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? एज एन एडजुवेंट टू एनास्थेटिक ड्रग्स, क्योंकि ये एनास्थेटिक ड्रग्स की हाई डोज अगर हम दें तो ख़तरा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो फिर हम ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर साथ दे दें तो एनास्थेटिक ड्रग की डोज को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये तो वैसे ही पैरालिसिस काज करते हैं, और एड हो जाएगी एनास्थीसिया में। फार्माकोकाइनेटिक इंट्रावीनसली दिया जा सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, मेटाबोलाइज नहीं होते, बाइल में एक्सक्रीट होते हैं, और इनकी क्लियरेंस जो है वो पेशेंट्स जो कि हेपेटिक डिजीज़ में है, लिवर की जिनको डिजीज़ है उसमें प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, उसमें इनकी क्लियरेंस देर तक होगी। नेक्स्ट इज़ डीपोलराइजिंग एजेंट्स। अब डीपोलराइजिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, और ये एसिटाइलकोलिन के साथ की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अपना इफेक्ट जो है ये अब 2 फेजेस में शो करेंगे। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा कि रिसेप्टर की डीपोलराइजेशन होगी, यानी ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल विच कॉजेस ट्रांजिएंट ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल ऐसे ट्विच करेंगे फ़ौरन से। सेकेंड फेज़ पर अब चूँकि ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इन पर एक्ट नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इनकी बाइंडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी उन रिसेप्टर्स के साथ, और जब बाइंडिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो रीपोलराइजेशन हो जाएगी और फिर पैरालिसिस हो जाएगी, पैराफ्लेक्सिड पैरालिसिस, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ इनका क्या है डीपोलराइजिंग एजेंट्स का? रैपिड एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन अगर हमें चाहिए हो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ठीक है, यानी कि अगर हमें ट्रैकिया में कोई ट्यूब वगैरह डालनी है और एनेस्थीसिया भी देना है, ताकि वो गैस्ट्रियल जो सिक्रीशंस हैं या गैस्ट्रियल जो चीज़ें जीआईटी की जो चीज़ें हैं वो उसमें ना आ सकें, तो उसमें ये यूज़ होगा ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। फ़ौरन से ये जो एक्ट करता है कि फ़ौरन से डीपोलराइजेशन, फ़ौरन से ट्विचिंग ऑफ मसल्स काज कर देता है, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक में यूज़ होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स इंट्रावीनसली दिए जाते हैं और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है। एडीआर इनके क्या है कि अब फ़ौरन से मसल ट्विच होते हैं तो मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरथर्मिया काज करते हैं, और ये एपनिया भी काज कर सकते हैं, मींस के लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी activity. Thank you so much. Follow us on Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, and subscribe us on YouTube. For more information, visit our website www.mythsparkles.blogspot.com. For more interesting videos, stay tuned with us. Thank you.